हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल थिंक लीगली। आप सभी को पता है राजस्थान एपीओ का कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है। हमने आर्म्स एक्ट खत्म किया था, फिर उसके बाद हमने एट्रोसिटीज एक्ट खत्म किया था और लास्ट हमारा जो जेजे एक्ट जो अभी चल रहा है उसका जो आज लास्ट सेशन है और कल से हम पॉक्सो एक्ट शुरू करने वाले हैं। तो जेजे एक्ट में आपके सेक्शन 26 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था जो जेजे बोर्ड तक डील करते हैं। एक अब ना हमारे क्योंकि कोर्स के अंदर स्पेसिफिक सेक्शन वाइज तो दे नहीं रखा है बट उसमें CWC का नाम भी दे रखा है, तो हम सेक्शन 30 तक इस कोर्स को कवर करने वाले हैं। आ जाता है तो आपका कवर हो जाएगा, नहीं आएगा तो आपका कम से कम पढ़ा हुआ रहेगा। तो सेक्शन 27 जो है वो CWC की बात करता है, उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। जैसे हमने जेजे बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट पढ़ा था, कौन से सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन 4 में पढ़ा था हमने जेजे बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट। तो सेक्शन 4 में हमने जो पढ़ा था हम कि मिनिमम वहां पे 3 मेंबर्स की बात करी थी, एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट थे, उसके अलावा 2 अदर मेंबर थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो बात है वो पहली बात जो आपका सेक्शन 27 कहता है वो कौन है, इसकी अथॉरिटी कौन एस्टैब्लिश करता है? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश करता है हर डिस्ट्रिक्ट में CWC, एक या उससे अधिक जितने की उनको जरूरत है पर डिस्ट्रिक्ट वो CWC एस्टैब्लिश करेंगे। फिर उसके अलावा कितने मेंबर्स की बात कर रखी है? 5 मेंबर्स की बात कर रखी है, चेयरपर्सन प्लस 4 अदर मेंबर्स की बात यहाँ पे हमारे यहाँ कर रखी है। हमने जेजे बोर्ड में पढ़ा था कि जो 2 अदर मेंबर थे उनमें से एक विमेन होनी चाहिए, उसी तरीके से जो हमारे 4 अदर मेंबर्स है यहाँ पे भी एक वो विमेन होनी चाहिए। फिर उनमें से एक मेंबर और हमारी बात कर रखी है कि एक एक्सपर्ट होना चाहिए ऑन मैटर्स कंसर्निंग चिल्ड्रन होना चाहिए। और यहाँ पे हम एक बात और करते हैं कि जो हमारे DCPU है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो हमें एक CWC के अंदर एक सेक्रेटरी प्रोवाइड करेंगे और उसके अलावा हमारे अदर स्टाफ भी प्रोवाइड करेंगे फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द CWC। फिर अब इनकी क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं तो पहली बात तो एक तो बात ये कर रखी है कि आपने जेजे बोर्ड के टाइम पे पढ़ा था कि ये जो हम मेंबर्स अपॉइंट करते हैं उनकी वहां पे हमको दे रखा था कि 60 डेज के अंदर अंदर ट्रेनिंग करवानी जरूरी है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? 2 मंथ्स के अंदर उनकी ट्रेनिंग खत्म करनी है। फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो जो है हमने वहां पे भी हमने 7+ ईयर्स की बात करी थी, यहाँ पे भी 7+ ईयर्स की बात कर रखी है कि दे मस्ट हैव 7+ ईयर्स ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर एक्टिविटीज और बी अ practicing professional with a degree in child psychology, psychiatry, law, social work, sociology, human health और special education। अब ये जो लॉ, सोशल वर्क, हमारे ह्यूमन हेल्थ और स्पेशल एजुकेशन जो है ये यहाँ पे ऐड हो गए। उसके अलावा हमारे साइकोलॉजी, साइकियाट्री, सोशियोलॉजी के हमारे टॉपिक्स वहां पे भी दे रखे थे कि उनमें मैटर्स डील करने वाले एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक तो ये बात हमारी ऐड हुई है, हमारी एक चाइल्ड एक्सपर्ट वाली बात ऐड हुई है। उसके अलावा हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं कि वो उनकी भी जो है हमारे जो सेम पॉइंट जो हमने सेक्शन 4 में पढ़े थे वही बात यहाँ पे रिपीट होती है कि पास्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन और चाइल्ड राइट्स वायलेशन, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, इंडल्ज इन चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर और इमोरल एक्ट। ये हमारे 4 पॉइंट्स वही हैं जो सेक्शन हमने 4 में पढ़े थे। उसके अलावा एक पॉइंट जो है हमारा नया है वो क्या है? पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, कि अगर कोई पर्सन कोई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, मैनेजमेंट का पार्ट है, तो वो हमारे CWC का मेंबर नहीं होगा। इनके अलावा इनका टेन्योर कितने का होगा? 3 इयर्स का इनका टेन्योर होगा। अब जो हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन 28 जो है वो हमारे प्रोसीजर की बात करता है हमारे CWC के। तो हमारा प्रोसीजर दे रखा है जैसे हमने वहां पे बात की थी उस तरीके से कि यहाँ पे मीटिंग की फ्रीक्वेंसी क्या बता रखी है? दे मस्ट मीट एटलीस्ट 20 डेज फ्रॉम इन अ मंथ। और अगर वो कोई विजिट कर रहे हैं कोई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में तो वो भी इट विल बी काउंटेड एज अ सिटिंग। फिर हमने वहां पे हमारे 2 मेंबर्स की बात कर रखी थी कि अगर कोई डिसीजन की बात हम कर रहे हैं फाइनल डिस्पोजल के टाइम पे उनमें से 2 मेंबर्स रहने जरूरी होने चाहिए, जिनमें से एक आपके होंगे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे हमारे बात कर रखी है 3 मेंबर का रूल की बात की है कि मिनिमम ऑफ 3 मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ एनी केस। फिर आपके टाई ब्रेकर जेजे बोर्ड के टाइम पे भी हमने बात की कि मेजॉरिटी ओपिनियन प्रिवेल होगा
और अगर मेजोरिटी नहीं है, टाई है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट थे, यहाँ पे चेयरपर्सन का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होगा। उसके अलावा एक जो आपके जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं उनकी इंडिविजुअल अथॉरिटी की भी बात करी है कि अगर कोई बच्चा सीएनसीपी का कोई बच्चा है और वो अगर कोई आपकी इमरजेंसी के टाइम पे आता है, सिचुएशन है कि इमरजेंसी है और अगर कोई वहां पे और कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है, तो एक सिंगल इंडिविजुअल भी अपनी एक अथॉरिटी रखेगा और उसके सामने भी बच्चे को प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको तुरंत इमरजेंसी रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज या जो भी उनको प्लेसमेंट देना है वो प्रोटेक्शन दिया जाएगा। फिर अब हमारा सेक्शन 29 जो है वो पावर्स की बात करता है हमारे सीडब्ल्यूसी की। तो हम जो बात कर रहे हैं कि तो जो सीडब्ल्यूसी की पावर्स क्या है, एक जनरल सिविल कोर्ट की पावर है। इट विल फंक्शन लाइक अ JM1, और जो हमारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनकी पावर्स जो हमारे BNSS में दे रखा है वही पावर हमारे सीडब्ल्यूसी के पास होती है। दे विल बी, और इनकी क्या है, इनके पास एक्सक्लूसिव पावर है किनकी, सीएनसीपी के मैटर्स के बच्चों के लिए डील करने की एक्सक्लूसिव पावर है टू डील विद द ऑल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू सीएनसीपी। उन्हीं के पास सिर्फ अथॉरिटी है टू डिस्पोज ऑफ केसेस फॉर केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, और किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास ये पावर नहीं दी गई है। उसके अलावा ये जो है ये सिर्फ जुवेनाइल जो आपके सीएनसीपी जो मैटर्स हैं उनसे ही डील करता है, जेजे के अंदर ही डील करेंगे, या जो सीएनसीपी के बच्चे हैं उनके से ही डील करेंगे, जैसे जो हमारे पॉक्सो के मैटर्स हैं। ये कोई भी अडल्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के से डील नहीं करते हैं। फिर सेक्शन 30 जो हमारी बात करता है वो फंक्शंस की बात करता है। काफी एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है कि फंक्शंस की जो हमारे सेक्शन 30 के अंदर गिवन है सीडब्ल्यूसी के। ये हमारा लास्ट सेक्शन है जो हम डील करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। तो जो हम बात करते हैं पहला फंक्शन जो है, तो पहला फंक्शन वही होना चाहिए कि उनके सीडब्ल्यूसी सेटअप हुआ है, उनके पास एक सीएनसीपी का कोई बच्चा आएगा तो उनको उस मैटर का कॉग्निजेंस लेना जरूरी है, उसको उसका ध्यान देना जरूरी है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन तो यही हमारा हो गया है, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एंड रिसीविंग चिल्ड्रन बिलो प्रोड्यूस बिफोर द कमिटी। उनके सामने अगर कोई बच्चा प्रोड्यूस होता है तो उसका कॉग्निजेंस लेना जरूरी है और नेसेसरी उनका एक्शन लेना जरूरी है। फिर अब बच्चा प्रोड्यूस हो गया है तो फिर अब क्या करें, अब उसके बाद वो अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करेंगे, कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी इंक्वायरीज। और फिर वो क्या करेंगे, जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर हैं, प्रोबेशन ऑफिसर हैं, एनजीओ के जो मेंबर्स हैं, उनसे उस बच्चे की एसआईआर रिपोर्ट जो हमने पहले भी बात करी थी जेजेबी के टाइम पे, वो उसी तरीके से यहाँ पे भी एसआईआर रिपोर्ट जो है बच्चे की मंगवाई जाती है। आपके प्रोबेशन ऑफिसर, CWO या फिर आपके एनजीओ से आपकी एसआईआर रिपोर्ट मंगाई जाती है। फिर उसके बाद उनका जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है, वो जो है आपके जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हैं हमारे सीडब्ल्यूसी की, उसके अंदर उनको मंथ में मिनिमम 2 आपके इंस्पेक्शन करने जरूरी हैं कि वहां पे, और वो कौन होंगे, आपके रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके भी जो चाइल्ड स्पेसिफिक नीड्स से रिलेटेड है उनसे उनके इन सभी के आपके जरूरी है आपके इंस्पेक्शन करना। उसके अलावा वो कैटेगराइज करेंगे, हमने पहले के सेक्शंस में हमने पढ़ चुका है कि सीडब्ल्यूसी का फंक्शन होता है कि बच्चों को हमने डेफिनेशंस क्लॉज में पढ़ा था कि बच्चे को फॉस्टर डिक्लेयर, हमको ऑर्फन डिक्लेयर करना है, अबेंडेंट डिक्लेयर करना है, सरेंडर डिक्लेयर करना है। तो ये सभी कौन डिक्लेयर करता है, सीडब्ल्यूसी डिक्लेयर करता है। तो ये भी उनका फंक्शन है। अगर बच्चे का सरेंडर का कोई प्रोसीजर करना है उसका तो वो भी करेंगे। उसके अलावा बच्चे को अगर फॉस्टर केयर में भेजना है, बच्चे को चिल्ड्रन को अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, उसके अडॉप्शन के प्रोसीजर क्या है, ये सभी फंक्शन आपके सीडब्ल्यूसी करेगा। और फिर उसके अलावा अगर कोई बच्चे को आपके ऑफेंसेस से रिलेटेड कोई बच्चा है जिसके संग कोई ऑफेंस हुआ है, उसको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है तो वो भी आपके सीडब्ल्यूसी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा भी आपके जो आपके सीएनसीपी का जो बच्चा आया है उसकी क्या नीड है, उसको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, उसको आपके ऑफेंस से रिलेटेड कोई आपको क्या कोई लीगल उसकी फैसिलिटीज की जरूरत है, कोई आपके उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है, जो भी उसकी नीड है उसके हिसाब से जो हमारा सीडब्ल्यूसी है वो एक्ट करता है।
उसके अलावा क्या है, उसके अलावा उसका फंक्शन है सुओ मोटो एक्शन लेना। हमने अभी पढ़ा कि कोई सीएनसीपी का मैटर का कोई बच्चा उनके सामने सीडब्ल्यू के सामने प्रोड्यूस हुआ, लेकिन अगर कोई बच्चा प्रोड्यूस नहीं हुआ है, उससे अगर कोई सीएनसीपी के बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन अगर उनके पास में आती है कि ऐसा कोई बच्चा मैटर कोई डील हो रहा है किसी कोर्ट के अंदर, या कोई ऐसा मैटर चल रहा है जहाँ पे कोई सीएनसीपी का बच्चा इन्वॉल्व है, तो ऐसी कंडीशन में सीडब्ल्यूसी का फंक्शन है कि वो सुओ मोटो एक्शन भी ले सकता है। द सीडब्ल्यूसी कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ केसेस एंड रीच आउट टू चिल्ड्रन नॉट प्रोड्यूस बिफोर देम प्रोवाइडेड द डिसीजन इज बैक्ड बाय एटलीस्ट 3 मेंबर्स। हर कोई मेंबर्स में नहीं, जहाँ पे एटलीस्ट 3 मेंबर्स आपके सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे मेंबर्स में, ऐसे केसेस के अंदर सीडब्ल्यूसी सुओ मोटो एक्शन लेता है। फिर सरेंडर डीड्स को एग्जीक्यूट करना है, बट सरेंडर डीड्स में क्या है, सीडब्ल्यूसी का फंक्शन है कि वो जो पेरेंट्स हैं जो सरेंडर करना चाहते हैं उनको 2 मंथ रिकंसिडरेशन के लिए उनको प्रोवाइड करें, क्योंकि एट द एंड हमारे जेजे का टारगेट क्या है कि एक बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, उसके लिए अच्छा उसको माहौल मिले, और हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा माहौल और अच्छा डेवलपमेंट एक बच्चे का सिर्फ उसके पेरेंट्स के साथ ही उसको मिल सकता है। तो एक फैमिली प्रिजर्व रहे, उसका ध्यान हम कोशिश करते हैं कि जब तक हो सके एक पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ रहें, उसकी केयर करें, उसका ध्यान रखें, उसको अपने पेरेंट्स का लव एंड अफेक्शन मिले। तो उसके लिए वो 2 मंथ का उनको दोबारा टाइम देते हैं। फॉर पेरेंट्स सरेंडरिंग ए चाइल्ड द सीडब्ल्यूसी ओवरसीज द डीड एग्जीक्यूशन बट स्ट्रिक्टली मैंडेट्स अ 2 मंथ रिकंसिडरेशन पीरियड फॉर पेरेंट्स टू कीप द फैमिली टुगेदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसके अलावा जो और कोई अगर फंक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं वो भी करते हैं। हमने जैसे जेजे बोर्ड के में हमने पढ़ा था कि 17 सब क्लॉज 2 के अंदर भी सीडब्ल्यूसी के अंदर जेजे बोर्ड जो है वो बच्चे को भेजता है। कैसे, कौन सी कंडीशन में पढ़ा था, जिसके अंदर बच्चा अगर सीसीएल ये पाया गया है कि वो सीसीएल नहीं है, तो वो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सीडब्ल्यूसी के पास ट्रांसफर करते हैं। तो उनसे रिलेटेड मैटर हो गया, उसको भी सीडब्ल्यूसी डील करता है। और लास्ट जो है, अगर पॉक्सो से रिलेटेड उनको कोई बच्चा मिलता है तो ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसको लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी है, उसका भी फंक्शन सीडब्ल्यूसी लेगा। टेकिंग इमीडिएट रिहैबिलिटेटिव एक्शन फॉर सेक्सुअली अब्यूज्ड चिल्ड्रन रिपोर्टेड टू द सीडब्ल्यूसी बाय द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट अंडर द पॉक्सो एक्ट 2012। इसी के साथ आपका जेजे एक्ट फिनिश होता है। इतने ही सेक्शंस का हमारे सिलेबस में दे रखा है, टॉपिक वाइज जो हम कवर कर सकते हैं। और एक टॉपिक आपका रह गया था, जो हमारा प्रीएम्बल जो बात करता है, कुछ प्रोविजंस की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करता है, जिनके बेस पे ये जेजे एक्ट बना था। तो वो हम आपके सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपके प्रीलिम्स के से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे को लगा, इसलिए मैं ये सेक्शन आपके बीच में लेके आई हूँ टॉपिक आपके कि लास्ट में कवर करेंगे। मुझे बाद में ध्यान आया कि जेजे एक्ट में आपके प्रीएम्बल में दे रखा है कि कौन कौन से जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, जिनके बेस पे ये जेजे एक्ट आया था। एक आया था आपके 15 सब क्लॉज 3 के अंदर, जिसमें क्या बात करी जाती है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की बात करी जाती है कि स्टेट पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। फिर हमारे 39E एंड F की बात की जाती है, जिसमें हमारे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट की बात की जाती है। 45 जिसमें प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसके अंदर ही हमारे आरटीई आया था। और चौथा जो हमारे हम सेक्शन की बात, आर्टिकल की बात करते हैं, 47 जो आपके डीपीएसपी में दे रखा है कि स्टेट की ड्यूटी है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जो लास्ट एक और हमारे यूएन का जो हमारा एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसको आपको पता है कि इंडिया ने उसका साइनिंग मेंबर है, वो है उसके इनके बेस पे हम ये जेजे एक्ट लेके आए थे। एक जेजे एक्ट आया था, और उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट एक्ट हम जो पढ़ने वाले हैं पॉक्सो एक्ट, वो भी इन्हीं सेक्शंस के आर्टिकल्स और इसी कन्वेंशन के बेस पे पॉक्सो एक्ट भी लाया गया था, क्योंकि उन्होंने साइन किया तो हमारे ये जरूरी हो गया था कि चाइल्ड से रिलेटेड ऐसे नेशनल लेवल पे ऐसे लेजिस्लेशंस होने चाहिए कंट्रीज के अंदर जिनसे हमारे चाइल्ड के राइट प्रोटेक्ट होंगे। तो यही हम पॉक्सो एक्ट में भी पढ़ने वाले हैं। तो आप इनका ध्यान रखेंगे कि ऐसा आ सकता है कि आपके 3 ऑप्शंस इनमें से आ जाए, एक कोई और प्रोविजन दे दे कि इनमें से कौन से मैटर्स के बेस पे जेजे एक्ट आया था। तो इसका टॉपिक का आप ध्यान रखेंगे। सो हमारा इसी के साथ हमारा जेजे एक्ट फिनिश हो चुका है। हमने आप सभी को पता है कि हमने
फाइनल हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई बच्चा आपके क्राइसिस के टाइम पे आता है तो लास्ट में अगर मैं उसको समरी करूं तो एक बच्चा है जो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, आपको एक बच्चा मिला है, वो दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है या फिर वो खुद नीड में है, क्या फिर केयर एंड प्रोटेक्शन के। तो अगर वो कोई बच्चे ने खुद ने ऑफेंस किया है तो वो हम उसके मैटर्स किसके पास चल जाते हैं, जेजेबी के पास चल जाते हैं, जिसकी बात हमने की थी 14 से 26 के बीच में। अगर वो सीएनसीपी का बच्चा है तो चला जाता है सीडब्ल्यूसी के पास, जो कि हमने पढ़ा अभी 27 से 30 के बीच में। इनकी पावर्स एंड प्रोसीजर्स की बात करी थी, डेफिनेशन की बात करी है, फंक्शन की बात करी थी, और लास्ट में इनका लास्ट में जो हमारा फंक्शन है इस जेजे एक्ट का वो क्या है, एट द एंड हमारा मोटिव क्या है कि उस बच्चे का री इंटीग्रेशन हो जाए इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। ये हमारा लास्ट है कि द फुलफिलिंग द कोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसी के साथ हमारा एक्ट फिनिश होता है। आप सभी अपने बेरक के साथ एक्ट को रिवाइज कीजिए। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, और शेयर जरूर कीजिए। और कल से हमारे पॉक्सो एक्ट भी शुरू होने वाला है तो उसका ध्यान जरूर रखिए और पढ़ाई को करते रहिए।